हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था और सॉलिड स्टेट में भी हम लोग सिलेबस वगैरह लिखने के बाद क्रॉनिक पॉलीमॉडल जो बैंड थ्योरी का पार्ट है उससे स्टार्ट किए थे। तो क्रॉनिक पेनी मॉडल का जैसे फॉर्मुलेशन हमने किया था कि ये मॉडल आपको जनरली यही बताता है, सिंप्लीफाइड मॉडल है। सिंप्लीफाइड मॉडल में आपकी जो पीरियोडिक पोटेंशियल आपने यूज़ किया है कि स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर। लिखा हुआ दिस मॉडल इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल बाय assuming a relatively simple one dimensional periodic potential in the form of an array of square wells। तो इस सिंप्लिसिटी के लिए क्रॉनिक पेनी ने क्या किया है कि ये मॉडल को वन डायमेंशनल रखा है और पोटेंशियल जो पीरियोडिक पोटेंशियल का शेप है वो स्क्वायर पोटेंशियल का शेप रखा है। अब इसका डायग्राम देखिए, ये स्क्वायर पोटेंशियल स्क्वायर आपका वेल है, ठीक है। और पोटेंशियल का फॉर्म आपके पास यहाँ पे देखिए जीरो है पोटेंशियल, यहाँ पे वी नॉट है। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्म हो गया। ये देखिए जीरो से ए के बीच में जीरो है और जीरो से माइनस बी के बीच में वी नॉट है। और पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी वही है जो लैटिस की पीरियोडिसिटी, ये आपका लैटिस कांस्टेंट है। तो वी एक्स प्लस ए इक्वल टू वी ए। और हम एनर्जी जो ई पार्टिकल की एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ले रहे हैं वो ई है। और केस कौन सा कंसिडर करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कि ई शुड बी लेस देन वी नॉट। जो पोटेंशियल है मैक्सिमम पोटेंशियल, उससे आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपकी कम है, ठीक है। तो दो रीजन हमारे पास आए थे, रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2। रीजन 1 और 2 में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख लिया था, वो हमारा इस तरीके से है। उस श्रोडिंगर इक्वेशन को फिर हम ब्लॉक्स फॉर्म में, ब्लॉक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन आया था। अब ये चूँकि ई इजकल टू ई आपका वी नॉट से छोटा है तो इसको हम उलट के लिख देंगे, वी नॉट माइनस सी, माइनस साइन ले लेंगे। और इस टर्म को हमने एक सिंप्लिसिटी के लिए मान लिया है एज पैरामीटर अल्फा स्क्वायर, और इस टर्म को मान लेंगे नेगेटिव साइन बाहर करने के बाद बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने आगे लिखा है ये। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, जो कि दो रीजन, जो रीजन 1 और रीजन 2 हमने पोटेंशियल के डायग्राम में दिखाया है, वहाँ के लिए इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन करने का इक्वेशन है जो श्रोडिंगर इक्वेशंस कहलाता है। अब हम लोगों ने इसमें क्या, हम लोगों को एक पॉइंट है इसमें इंक्लूड करना है, वो इंक्लूड ये करना है ब्लॉच फंक्शन। एक्चुअली ब्लॉच फंक्शन और ब्लॉच थ्योरम मैंने थोड़ा सा इसलिए स्टार्ट में हिंट किया था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो पीरियोडिक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा, आइगन वेव फंक्शन जो होगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्म का होगा। उस फॉर्म को ब्लॉच ने क्या दिया था कि प्लेन वेव इनटू सम पीरियोडिक फंक्शन साई एक्स इजकल टू ई आई के एक्स यू के एक्स, जो हम बता चुके हैं। अब उसी को हम यूज करेंगे सिंस उसी पॉइंट को मेंशन करते हुए, सिंस the potential is periodic, the potential since the potential is periodic, the wave function must be, the wave function must be, the potential is periodic, the wave function must be of the form, wave function must be of the form of ब्लॉच फंक्शन, ब्लॉक है ब्लॉच फंक्शन। इसी चीज को हमने क्रॉनिक पेनी मॉडल शुरू करने के पहले ब्लॉच फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। ब्लॉच फंक्शन क्या है, उसका फॉर्म क्या है, ब्लॉच थ्योरम क्या है, क्योंकि हम यहाँ इसको यूज़ करना चाह रहे थे। ये आपके सिलेबस में है नहीं, इस डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, तो ब्लॉच फंक्शन जस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ब्लॉच फंक्शन का फॉर्म आपका इस तरीके से लिखा था मैंने, साई एक्स इज इक्वल टू ई आई, ये वन डायमेंशनल ले रहे हैं, वहाँ मैंने आपको थ्री डायमेंशनल लिखा था, क्योंकि हमारा मॉडल यहाँ पे वन डायमेंशनल सिंप्लिसिटी के लिए, आई के एक्स
ये आपका प्लेन वेव फंक्शन हो गया और एक के पीरियोडिक फंक्शन है यू के एक्स। ठीक है, जहाँ पे आपका जो यू के एक्स है फंक्शन है जो पीरियोडिक है, जिसकी पीरियोडिसिटी वही है जो क्रिस्टल की पीरियोडिसिटी है, मतलब वेयर यू के एक्स प्लस ए, जहाँ ए आपका लैटिस कांस्टेंट है इक्वल टू यू के एक्स है। ठीक है, अब इसी बात को हमको यूज़ करना है आगे। तो इस साई को हम चाहते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में इंक्लूड करें, साई वन साई टू का। तो यहाँ साई वन ले लेंगे तो हम यू के की जगह पे यू वन लिखेंगे, साई टू ले लेंगे तो यहाँ पे यू के की जगह यू टू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमको इस फंक्शन से डबल डेरिवेटिव इसका निकालना होगा और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें और इसमें, इन दोनों रीजन में। वही काम हम करें। तो हमारा क्या है इसको देखिए, फर्स्ट है आपके पास साई, तो सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले हम साई के फॉर्म में निकाल लेते हैं। जब पुट करेंगे तो वन टू का, अगर वन वन रीजन वाले क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं तो साई वन लेके पुट करेंगे, टू में कर रहे हैं तो साई टू लेके पुट करेंगे, अकॉर्डिंगली यू वन यू टू आपका हो जाएगा। तो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, डेल साई बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी साई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है एक दो, अब प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो फर्स्ट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आई के बाहर आ जाएगा, आई के और ई पर आई के एक्स जो है वो ई पर आई के एक्स ही रह जाएगा और यू के एक्स आपका रह गया, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकंड पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा ई आई के एक्स डी यू के बाय डी एक्स आ गया। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे सिमिलरली, एंड डी टू साई बाय डी एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास, के तो कांस्टेंट है तो रहने दीजिए। अब आई के, अब ई पे हम जब ऑपरेट करेंगे तो फिर अगेन आई के आएगा, आई के और आई के माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस के स्क्वायर और ई पर आई के एक्स आपका आएगा ही आएगा और यू के एक्स रह गया, फर्स्ट टर्म आ गया इसका। सेकेंड टर्म क्या होगा, आई के रह गया, ये सेकेंड टर्म भी रह गया, इस पर ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा डी यू के बाय डी एक्स आ जाएगा, प्लस आई के ई पर आई के एक्स डी यू के बाय डी एक्स। ये वाला दो टर्म आ गया हमारा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं हम, इधर भी डिफ्रेंशिएशन की एक्स रिस्पेक्ट में, इन दोनों को भी करना है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड। आगे अब इस टर्म पे आ जाइए, तो इस टर्म पे पहले जब हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई के ई पर आई के एक्स डी यू के बाय डी एक्स, और अगेन जब इसको छोड़ के इस पर करते हैं ऑपरेट तो आ जाएगा ई आई के एक्स और डी टू यू के बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है, आई के ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल पावर आई के एक्स डी यू के, ये सारा सेम आ रहा है। तो इन दोनों को हम एक साथ ज्वाइन कर लिए, प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर ई पर आई के एक्स यू के फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू आई के, आई यहाँ पे आपका इमेजिनरी नंबर और आई है, आई के टू आई के ई पर पावर आई के एक्स डी यू के बाय डी एक्स, और लास्ट टर्म आ गया ई पर आई के एक्स डी टू यू के बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आपका डबल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम दोनों रीजन में पुट कर सकते हैं इसको, तो क्या लिखेंगे, क्या क्या पुट करना है, साई इसको पुट करना है, जहाँ साई होगा वहाँ ये पुट करेंगे, और जहाँ डबल डेरिवेटिव वाला टर्म होगा इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर तो कुछ दिया नहीं है, अब सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, अच्छा हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, यहाँ से हम डेट भी डाल देते हैं आज का, आज क्या डेट है 90,
2 हो गया, इसको 3 हमने कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो अब लिख सकते हैं हम आराम से कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2 रिस्पेक्टिवली, 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। सो ये करके लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 पहले लेते हैं, फिर 2 वाला कर लेंगे। तो देख लीजिए 1 में क्या है, डबल डेरिवेटिव टर्म है साई 1 है, तो जो u साई x ले रहे थे वहाँ साई 1x कर देंगे, तो u k की जगह u1 कर देंगे, k को हम हटा देंगे u1 कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा माइनस के स्क्वायर ई का आई के एक्स यू के एक्स प्लस 2i के ई पर आई के एक्स डी यू के डी एक्स प्लस ई पर आई के एक्स डी टू यू के बाई डी एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म को हमने सब्स्टिट्यूट किया, हमने 4 इक्वेशन को फर्स्ट टर्म सब्स्टिट्यूट किया था। उसके बाद अल्फा स्क्वायर साई है, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और साई की जगह पे, अच्छा यहाँ के की जगह हम 1 कर देते हैं, साई 1 ले रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंगली इसको 1 1 कर दीजिए। यहाँ अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर साई 1 की जगह क्या हो जाएगा ई पर आई के एक्स यू 1 एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया, इसको फिर से थोड़ा लिख देते हैं साफ साफ, इसको रीअरेंज कर देते हैं, डबल डेरिवेटिव वाले टर्म को पहले करते हैं, तो क्या आ जाएगा। और एक काम कीजिए, उसके पहले एक चीज़ हम और कर सकते हैं, देखिए ये टर्म एक्सपोनेंशियल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये इसको कॉमन लेके राइट साइड ले जाएंगे, 0 हो जाएगा वो, मतलब कॉमन लेके इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है। तो बच क्या गया हमारे पास, एक्सपोनेंशियल के टर्म सारे चले गए। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, तो क्या बचेगा d2, अब u के जगह u1 लिख रहे हैं बटे 1, इसलिए ताकि इंडिकेट करें रीजन 1 में अप्लाई कर रहे हैं हम ब्लॉच फंक्शन को। तो ये डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सेकेंड टर्म 2i के डी यू 1 बाई डी एक्स हो गया, और थर्ड टर्म आपका आ गया यहाँ पे, देखिए ये वाला टर्म के वाला और अल्फ़ा वाला, तो ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और यू 1 आपके पास इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन आ गया जो कि ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म में आ गया। इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर कितना लिए थे, 4 और 5 इक्वेशन नंबर लिए थे। ये क्या किए थे, इक्वेशन 3 एंड 4 को 1 में सब्स्टिट्यूट किए, तो हमारा इक्वेशन आ गया, मतलब ये रीजन 1 का श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ब्लॉच फंक्शन। अब सिमिलरली हम इक्वेशन 3 और 4 को अगर इक्वेशन 3 और 4 के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 2 का श्रोडिंगर इक्वेशन मॉडिफाई होकर ब्लॉच फंक्शन में आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये आपका इक्वेशन 5 है जो कि रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन है, पोटेंशियल का जो रीजन 1 लिए थे उसमें, और ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म में। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली substituting equation 3 and 4 in equation 2, इक्वेशन 2 में से लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे इक्वेशन 2। तो हमारे पास क्या आता, सब कुछ वही आएगा, जहाँ साई 1 है वहाँ एक अंतर आएगा और लास्ट वाले टर्म में अंतर आएगा, तो हम लिखते जाते हैं, या तो माइनस के स्क्वायर ई पर आई के एक्स और u1 की जगह u2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2i
के ई पर आई के एक्स डी यू 2/dx प्लस ई आई के एक्स डी 2u 2/dx²। यहाँ तक तो सेम आया फर्स्ट टर्म का। उसके बाद यहाँ बीटा वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या था, माइनस बीटा स्क्वायर और साई की जगह क्या आ जाएगा, ई पर आई के एक्स यू 2। और फंक्शन ऑफ एक्स सब चाहे तो रख सकते हैं, बाद में फिर हम उसको हटा देंगे। ये हमारा 0 फंक्शन ऑफ एक्स को हम बाद में हटा देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म सब में है। देखिए इस टर्म में है, इस टर्म में है, इस टर्म में है, इस टर्म में है, उसको हम कॉमन लेंगे और एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि राइट साइड में हमारा 0 है। तो बच जाएगा क्या, फिर हम जो डिफरेंशियल टर्म है सेकंड ऑर्डर का उसको पहले रखते हैं। देयरफॉर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म d2u2/dx² प्लस 2ik du2/dx। और यहाँ पे थोड़ा अंतर आएगा, देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, β² प्लस k² u2 = 0। ये आपका आ गया रीजन 2 में श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ब्लॉच फंक्शन। इसको इक्वेशन नंबर 5 था लास्ट इक्वेशन, ये 6 इक्वेशन हो गया। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया था क्रॉनिक-पेनी मॉडल को लेके, उसके जंक्शन को लेके। पीरियोडिक पोटेंशियल है जो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल है और स्क्वायर वेल काइंड का पोटेंशियल है, और उसके दो रीजन, जहाँ पे एक रीजन जहाँ पे पोटेंशियल 0 है, दूसरा रीजन जहाँ पे पोटेंशियल V0 है, लेके श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे। और चूंकि ये पीरियोडिक पोटेंशियल है तो आपका वेव फंक्शन जो होना चाहिए ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए ब्लॉच फंक्शन के फॉर्म को हम इंक्लूड करके उस रीजन 1 और रीजन 2 के श्रोडिंगर इक्वेशन को इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। 1 और 2 वाला जो इक्वेशन 1 और 2 था वो अब 5 और 6 हमारा हो गया। 5 हो गया रीजन 1 का श्रोडिंगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ब्लॉच फंक्शन, और 6 हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन रीजन 2 का इन टर्म्स ऑफ ब्लॉच फंक्शन। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, जहाँ पे u1 u2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन 1 एंड रीजन 2 का फंक्शन है हमारे पास, वेयर u1 एंड u2 represents the value of represents the value of जो u के x में लेके चले थे in the region 1 and 2, in the region 1 and 2 respectively। ये आपके पास हो गया था। अब हमको इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप सेमेस्टर 4 में अपने मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स किया होगा और अभी भी कोर्स आप क्वांटम मैकेनिक्स का कर ही रहे होंगे। यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा कि बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इन साइज मेथड में जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर उस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको निकालेंगे। तो द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लेके आए फाइनली, 5 and 6, इक्वेशन 5 and 6 आर रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाले का 5 का सोल्यूशन पहला वाला होगा, सेकंड का इक्वेशन सेकंड वाले दूसरा होगा, मतलब 6 वाले का दूसरा होगा। तो क्या है, u1 का फॉर्म आपको याद होगा, ऐसे ही लिखते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन, e का पावर i अल्फा माइनस के एक्स प्लस बीटा बी ई का पावर माइनस आई अल्फा प्लस के एक्स।
देखिए ये वाला टर्म है, ये दो अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा माइनस के आएगा, तो एक बार एक्सपोनेंशियल का पावर प्लस वाला ले लेंगे, बार माइनस वाला ले लेंगे, और ए और बी दो हमारे पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं। ये कौन सा हो गया, रीजन 1 का। रीजन 1 मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स और ए और 0 के बीच में। तो इसका कुछ नंबर दे दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 7। सिमिलरली सेकेंड वाला जो होगा U2 क्या हो जाएगा, ए बी दो कांस्टेंट रह चुके हैं, सी डी ले लेते हैं, सी और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये माइनस साइन है। देखिए आपको याद होगा श्रोडिंगर इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर प्लस साइन है तो आपका सॉल्यूशन जो आता है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा, और मतलब एक्सपोनेंशियल इमेजनरी वाला टर्म होगा एक्सपोनेंशियल में, और साइन और कोसाइन की फॉर्म का फंक्शन होगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तब पीरियोडिक मतलब आपका डिकेइंग फंक्शन या डिकेइंग या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा आपका। तो अब इसको ले लेते हैं सी ई का पावर और ये बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, तो उसको दो टर्म में अगर हम निकालना चाहते हैं तो बीटा माइनस आई की हो जाएगा, एक्स प्लस डी ई पर माइनस बीटा प्लस आई के एक्स। और रीजन क्या है, सेकंड रीजन है। सेकंड रीजन कहाँ से कहाँ तक था, माइनस बी से 0 के बीच में। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हमारा इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 जो है वो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कहाँ पे, रीजन 1 और रीजन 2 का श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है। अब हमारे पास इस सॉल्यूशन में ए बी और सी डी क्या है, कांस्टेंट्स, आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हमको निकालना है। तो लिख सकते हैं वेयर ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट्स which can be determined from the boundary condition, जो हमने कॉन्स्टेंट यूज किया है सॉल्यूशन में, उसको हम बाउंड्री कंडीशंस यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और बाउंड्री कंडीशन क्या होता है इस केस में, बाउंड्री कंडीशन होता है कि जब कोई वेव है वो बाउंड्री पे कंटिन्यूस होगा, और वेव का फर्स्ट डेरिवेटिव जो वेव फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस होगा ही बाउंड्री पे, प्लस वेव का फर्स्ट डेरिवेटिव भी बाउंड्री पे कंटिन्यूस होगा। तो यही दो चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो वेव फंक्शन अगर अब दो बाउंड्री यहाँ पे है आपका, एक ले रहे हैं, देखिए अब हम यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं वो आपको पोटेंशियल वाला, ताकि पेज पलटना नहीं पड़े हमको। इधर एक्स डायरेक्शन ले रहे थे, इधर पोटेंशियल का डायरेक्शन है v, यहाँ v नॉट है, और ये आपका ओरिजिन है, ये a है और ये माइनस b है। ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। तो पहला बाउंड्री कौन सा ले रहे हैं, x इजिकल टू 0 पे, x इजिकल टू 0 यहाँ पे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जो आपका वेव फंक्शन है u1, वेव फंक्शन क्या है, आप साई इजिकल टू u इंटू प्लेन वेव फंक्शन ले रहे हैं e टू द पावर i की x, तो अगर वेव फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो u पे सेम एप्लीकेबल होगा आपके पास। तो जाएगा, चूँकि हम u के टर्म में ले आए हैं साई को, तो यहाँ आ जाएगा u1 एट x इजिकल टू 0 शुड बी इक्वल टू u2 एट x इजिकल टू 0। क्या करें, इस बाउंड्री पे वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, तो ये आपका u भी कंटिन्यूस होगा और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा, मतलब du1 बाई dx एट x इजिकल टू 0 शुड बी इक्वल टू du2 बाई dx एट x इजिकल टू 0। ये पहला बाउंड्री कंडीशन हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 कर दीजिए। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे
इस जगह पे, और ये आपका x इजिकल टू ए पे, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपका u1 एट x इजिकल टू ए शुड बी इक्वल टू u2 एट x इजिकल टू माइनस बी, एक, और इसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होगा, मतलब du1 बाई डी एक्स एट x इजिकल टू ए शुड बी इक्वल टू du2 बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू माइनस बी। ये दो कंडीशन, इसको क्वेश्चन नंबर हम 10 ले लेंगे। तो 9 और 10 हमारे पास क्या हो गया, बाउंड्री कंडीशन से। इसको हम लिख सकते हैं कि दैट इज वेव फंक्शन, बाउंड्री पे क्या होता है, वेव फंक्शन and its first derivative should be continuous at the boundary, ये आपका हमने यूज कर लिया। अब देखिए इसको अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ से, देखिए तो इस पे 0 पुट कर दीजिए इसकी जगह, ये 0 ये 0 ये 0, तो u1 इक्वल टू u2 है, x 0 होगा तो ये टर्म आपका 1 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म 1 हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो क्या बचेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, एक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको डेरिवेटिव पे लगाने के लिए क्या करना होगा, उसको हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आई अल्फ़ा माइनस के सिर्फ बाहर में आ जाएगा, बाकी ये टर्म रह जाएगा, और फिर आई अल्फ़ा प्लस के बाहर आ जाएगा, बाकी टर्म रह जाएगा। एक्स इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म 1 1, और आई अल्फ़ा के वाला टर्म यहाँ रह जाएगा, आई अल्फ़ा प्लस के वाला टर्म, आई अल्फ़ा माइनस के वाला अल्फ़ा प्लस के वाला टर्म यहाँ रह जाएगा, अपना अपना रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, बीटा माइनस आई के बाहर आएगा और ये टर्म रहेगा, और ये माइनस बीटा प्लस आई के बाहर आएगा, और जब एक्स 0 पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म 1 हो जाएगा, और जो बीटा माइनस आई के या बीटा आई प्लस के है वो रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनने वाला है इन दोनों कंडीशंस के लिए, एक में बनेगा a प्लस बी इजकल टू सी प्लस डी, और दूसरे में बनेगा a इंटू माइनस आई सॉरी माइनस आई a इंटू आई अल्फ़ा माइनस के माइनस बीटा b इंटू आई अल्फ़ा प्लस के इज इक्वल टू सी बीटा माइनस आई के माइनस डी बीटा प्लस आई के। और सेम कंडीशन जब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे ये आपका, तो सिमिलर क्या होगा, जहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रख रहे थे इसमें, अब यहाँ पे हम a और माइनस b रखेंगे, u1 के साथ x का वैल्यू a रखेंगे और u2 के साथ x का वैल्यू माइनस b रखेंगे। तो हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, ये टर्म रह जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, और इस टर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस b हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस b हो जाएगा इसके लिए। और डिफ्रेंशिएशन के लिए अगेन आप सेम जैसे डिफ्रेंशिएट करके निकाले थे, तो ये वाला टर्म आगे आ रहा था कोफिशिएंट में, इसका ये, और सब जगह जहाँ x को हम 0 पुट कर रहे थे वहाँ u1 में a पुट करेंगे और u2 में माइनस b पुट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली हम चारों इक्वेशन सबको लिखने वाले हैं। ठीक है, 10 सीधा मैं लिख रहा हूँ, आशा है कि आप समझ गए होंगे, एक बार करके देखेंगे धीरे धीरे अलग से तो हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक स्टेप। 10 वी हैव 4 इक्वेशन हमारे पास आएगा। पहला इक्वेशन क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का पहला कंडीशन है, हमारे वेव फंक्शन u1 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u2 एट एक्स इक्वल टू 0। फिर u1 का फर्स्ट डेरिवेटिव और u2 का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू 0 पे सेम है, उसकी वजह से हमारा टर्म आएगा a आई अल्फ़ा माइनस के माइनस बी आई अल्फ़ा प्लस के, ये u1 वाला आ गया, ये du1 बाई डी एक्स वाला टर्म आ गया एट एक्स इजिकल टू 0, और इधर आ जाएगा c बीटा
माइनस, देखिए बाहर वाला टर्म है बी है, ध्यान रखिएगा, और अंदर टर्म बीटा है, बीटा माइनस आई के माइनस डी बीटा प्लस आई के। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो हमारा था उसकी वजह से। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या था हमारे पास, सेकेंड बाउंड्री पे, फर्स्ट बाउंड्री पे सेकेंड बाउंड्री पे हमारी कंडीशन आया था वो था ए ई पर आई अल्फ़ा माइनस के ए प्लस बी ई पर माइनस आई अल्फ़ा प्लस के ए। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। U2 वाले में मैं ए, इसमें ए पुट किया एक्स इक्वल टू, जहाँ एक्स वहाँ ए हो गया, और इसमें आपके पास आया सी ई पर माइनस बी बीटा माइनस आई के, और ये बी वाला टर्म यूज किया, माइनस क्यूज किया, यहाँ प्लस आ गया, माइनस आ गया, और सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा यहाँ आपके पास डी ई पर यहाँ प्लस हो जाएगा बीटा प्लस आई के बी, ये आपका टर्म आ गया। और इसका डेरिवेटिव वाला जो आएगा, डेरिवेटिव जो सेकंड बाउंड्री पे है वो क्या आ जाएगा ए आई अल्फ़ा, ये सिर्फ ये वाला टर्म बाहर आएगा, बाकी ऊपर वाला रहेगा ये सब, ई पर आई अल्फ़ा माइनस के ए माइनस बी आई अल्फ़ा प्लस के ई पर माइनस आई अल्फ़ा प्लस के ए, और इधर आ गया सी, ये आ जाएगा बीटा माइनस आई के ई पर माइनस, आप करके देखेंगे सारा स्टेप बाय स्टेप तो आ जाएगा आई के माइनस डी बीटा प्लस आई के एक्सपोनेंशियल बीटा प्लस आई के, यहाँ बी छूट रहा है बी, यहाँ भी बी आएगा, ये आपका दिख रहा है साइड, देखिए ये बी कर दिया, स्मॉल बी है। तो ये चार इक्वेशन हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस को जब हम अप्लाई किए हैं सॉल्यूशंस पे, तो आपका अपने ये सॉल्यूशंस हमारे ये बाउंड्री कंडीशंस सेटिस्फाई कर, और सेटिस्फाई करने पर हमारे ये चार इक्वेशंस आया है, ठीक है। अब इन चारों को सॉल्व करने के लिए हमको डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो है क्या, दीज इक्वेशंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट्स ए बी सी एंड डी। इनका नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी आएगा जब इनका डिटर्मिनेंट जो है, किसका डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट ए बी सी डी का जो कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, वो अगर ज़ीरो आ जाए तभी आपका ए बी सी डी का नॉन जीरो सॉल्यूशन आ सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए एक साथ इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले अगर पूरा स्क्रीन में आ जाता है तो ये पूरा सॉल्यूशन चारों, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, दीज इक्वेशंस आर यूज्ड, these equations are used to determine the constants कौन कौन सा है, ए बी सी एंड डी। A non-zero solution, a non-zero solution to these equation exists only if the determinant of the coefficient of coefficients of A, B, C and D vanishes।
दैट इज़ क्या है, ए बी सी डी कोफिशिएंट्स को लेकर डिटरमिनेंट बनाएंगे, और उसको अगर जीरो करते हैं तब हमारे पास जो आएगा कंडीशन वही आपका ए बी सी डी देगा। मतलब ए बी सी डी आपका तभी है नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका आ सकता है, ए बी सी डी का मतलब इन इक्वेशंस का नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी आएगा जब आपका इसके ए बी सी डी के कोफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ से डिटरमिनेंट जीरो करके सॉल्व करने वाले डिटरमिनेंट पूरा आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बाकायदा, ठीक है। डिटरमिनेंट लिख के बना के उसको सॉल्व करना है, और जो हमारे पास क्योंकि वही मेन है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद जो आपका कंडीशन आएगा वहीं से आपका एनालिसिस स्टार्ट होगा क्रॉनिक पेनी का। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट कोई सवाल आते जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और हम हर एक 2 दिन में कोशिश करेंगे हर दिन एक लेक्चर अपलोड करके ये कोर्स ख़त्म कर पाए। अगर एक दिन बीच में मतलब गैप हो सकता है, अगर गैप हो जाए कोशिश करेंगे गैप नहीं हो, ठीक है। चलिए, ओके।